ब्रेन जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज हुई हुई हैं जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। लिटरेरी टर्म्स में यही जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, रॉयलिज्म और कल आपको डेडिज्म, ये सारी चीज़ें हम मैलेडिक ट्रेन्स में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मैलेडिक ट्रेन एंड ये किस टाइटल इसका क्या स्टैंड करता है, किसके लिए स्टैंड करता है? मैलेडिक ट्रेन्स इज बेसिकली द चेन ऑफ थॉट्स ऑफ अ पर्सन। इंसान किस तरह से सोचता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, उसकी ज़िंदगी में कितनी स्टेजेस आती हैं और वो उन स्टेजेस में किस तरीके से परफॉर्म करता है, इन सारी चीज़ों को हम मैलेडिक ट्रेन्स कहेंगे। इन मैलेडिक ट्रेन्स के अंदर जो है, जो जॉन एशबरी है वो एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। अब ना सिर्फ वो ट्रेन के अंदर की कहानी बयान करेगा बल्कि वो आपको ट्रेन के बाहर की क्या कहानी भी बताएगा कि ट्रेन के बाहर क्या हो रहा था और ट्रेन के अंदर क्या हो रहा था। ट्रेन के अंदर कुछ यूं है कि जॉन एशबरी बैठा हुआ होता है तो वो एक बच्ची को देखता है जिसके जो हाथ होते हैं उस पर वो एनामल्ड नेल्स होते हैं, यानी कि उसकी नेल पॉलिश लगी हुई होती है एंड दैट इज द रेड कलर, दैट इज द स्कारलेट रेड कलर। ठीक है, रेड कलर की वो लगी हुई होती है, उसके नेल पॉलिश लगी होती है और वो जो बच्ची होती है वो रेड नेल्स की वजह से जो है मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, यानी कि वो दिखावा कर रही होती है। तो जॉन एशबरी ये सोचता है कि ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है और अगर ये दिखावा कर रही है मतलब इस दुनिया में रहते हुए, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए, तो मैं भी तो यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके स्कारलेट रेड कलर्स को देखते देखते उसकी नजर पड़ती है अपने कोट की तरफ और फिर वो कोट को जब देखता है तो वो कहता है भाई मैंने भी ये कोट इसीलिए पहना हुआ है क्योंकि मैं शायद दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा कोट बड़ा अच्छा है, जैसे वो बच्ची इस तरह से कर रही है। और फिर कोट से करते करते उसकी नजर पहाड़ों की तरफ चलती है कि ये जो मेरे कोट के ऊपर जिगजैग बना हुआ है ये तो इन पहाड़ों के जिगजैग की तरह है। और फिर करते करते अब देखे वो अंदर से कहाँ पहुंच गया, बाहर की तरफ, ट्रेन के अंदर से वो बाहर की तरफ। और फिर वो जब ट्रेन को देखता है, वो जब पहाड़ों से वो देखता है कि पहाड़ों के भी जिगजैग्स हैं। जब वो पहाड़ों के जिगजैग देखता है तो वो कहता है कि ये जो लाइफ है ये भी तो परपेचुअल जर्नी है और ये भी जिगजैग है, यानी कि जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं। लाइफ जो है वो दैट इज एन मोशन और लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूअस जर्नी है जस्ट लाइक द ट्रेन। और करते करते फिर उसकी नजर ट्रेन की पटड़ी पे पड़ती है और वो कहता है कि जैसे ये बिल्कुल सीधी चलती जा रही है इसी तरीके से जिंदगी भी गुजरती चली जा रही है, जिस तरह से ये ट्रेन अपनी पटड़ी पे गुजरती चलती चली जा रही है। अब आप नोट करें कि मैं आपको कहानी सुना रही हूँ और वो एक चेन बनती चली जा रही है। लड़की से वो स्टार्ट हुआ, जो बच्ची स्कारलेट एनामल नेल्स थे जिसके, और वहां से वो कहाँ पे पहुंच जाता है, वो अपने आप को देखता है कि हर कोई अफेक्शनेट है, हर कोई पीपल कॉन्शियस है, हर कोई जो है वो दिखावा करता है और हम उस दिखावे की दुनिया में रहते हैं। और करते करते वो अपने कोर्ट पे पहुंचता है, कोर्ट से वो पहाड़ों पे पहुंचता है, पहाड़ों से वो कहता है, लाइफ को कंपेयर करता है, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक सोच के बाद दूसरी सोच, दूसरी के बाद तीसरी सोच, तीसरी के बाद चौथी सोच। और ये हमारी जो मॉडर्न मैन है उसका डिलेमा है कि हम लोग स्कैटर्ड सोचों का एक मिक्सचर बन चुके हैं। रीजन हमारे, आप देखें कि हमारा जो बच्चा मैट्रिक पास करता है उसको ये नहीं पता होता उसने साइंस रखना है कि आर्ट्स रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी 24 घंटे भी गुजारते हैं तो हम स्कैटर्ड गुजारते हैं। वो एक स्ट्रीम लाइन घंटे नहीं होते कि हमने 24 घंटों को जो है यूज करना है, उनको प्रोडक्टिव बनाना है या कुछ और। हमारे स्कैटर्ड से और होते हैं, अपनी मर्जी से हांडी रोटी कर ली, अपनी मर्जी से कुछ और कर लिया, यानी कि कोई हमारा टाइम का चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं होता। और एट द एंड क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप मैलेडिक ट्रेन्स के अंदर भी देखें तो एट द एंड आप देखेंगे लोग जो हैं जब स्टेशन पे रुकते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, और उसकी रीजन क्या होती है कि इंसान की जिंदगी फुल ऑफ वरीज है, फीवर एंड फ्रेट है, लेकिन कुछ एनएग्जाइटीज हैं उसकी जिंदगी में। कुछ तो चले एनएग्जाइटीज हैं क्योंकि लाइफ का हिस्सा है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे अंदर बर्दाश्त भी नहीं है, हम इम्पेशेंट है।
दैट्स वाई वो एनजाइटीज जो हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हमारे अंदर क्यों क्या कब कहाँ कैसे पैदा हो जाता है। और जब ये वाई व्हेन वेयर व्हाट हाउ ये सवाल हमारे दिमाग के अंदर नाजिल हो जाते हैं ना बेटा, तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। और इसका जो अपोजिट है उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस लेवल। अगर हम ये सोच लें कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, और कछुए और खरगोश की चाल से हम ये सीख लें कि जो कछुआ होता है ना वो जीत जाता है और खरगोश हार जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो कछुआ होता है उसको पता होता है कि वो इतना तेज नहीं भाग सकता जितना कि खरगोश है, लेकिन वो अपनी एफर्ट पूरी करता है, इस वजह से वो जीत जाता है। खरगोश जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वो कभी बैठ जाता है, कभी चल पड़ता है, कभी बैठ जाता है तो कभी चल पड़ता है। तो उससे हम क्या सीखते हैं कि एनजाइटीज हमारे अंदर डेवलप होती हैं, हमारी एक परपेचुअल या हमारी एक जो हमारी जो ज़ात है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, दैट इज अ स्कैटर्ड पर्सनैलिटी। वो बिखरी हुई पर्सनैलिटी है कि कभी हम चल पड़ते हैं और कभी हम रुक जाते हैं। तो इट मीन्स कि हमारी एक हार्मोनाइज्ड कोई पर्सनैलिटी नहीं है। क्या है फिर वो एक स्कैटर्ड पर्सनैलिटी है। वरीज फीवर्स एंड फ्रेट्स लाइफ के चैलेंजेस, बजाय इसके कि हम इनको एक्सेप्ट करें, हम फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाते हैं। ठीक है, दैट इज द मैग्नेटिक ट्रेन, जिसके अंदर जो है वो आपको बताएगा कि ट्रेन के अंदर के हालात क्या थे, ट्रेन के बाहर के हालात क्या थे, और जब ट्रेन जो है स्टेशन पे पहुंचती है तो उस वक्त लोगों के बिहेवियर्स कैसे थे। दैट इज द होल स्टोरी जो आपको मैग्नेटिक ट्रेन्स के अंदर मिलेगी। अच्छा, अभी आज जो है मैं बेटा आप लोगों को टेक्स्ट अभी बीच में आ जाएगा इसका, मैं आपको साथ साथ टेक्स्ट भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ साथ मैं आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी बताती जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर अपने पॉइंट्स जो है उनको नोट डाउन करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ मैग्नेटिक ट्रेन्स बाय जॉन एशबरी। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक ट्रेन्स? दैट इज द स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, दैट इज द चेन ऑफ थॉट्स जो कि डेवलप होती हैं इन द माइंड ऑफ द पोएट। एंड ही कंपेयर्स दीज थॉट्स विद द आउटर जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसका हम ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं, वो जो चीज़ें देखता है फिर वो किस तरीके से उसको रिलेट करता है इर्द गिर्द के माहौल के साथ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लाइफ इज अ परपेचुअल जर्नी इनटू अनकॉन्शियस रीजन्स ऑफ ह्यूमन माइंड। लाइफ एक परपेचुअल जर्नी है, एक अनकॉन्शियस रीजन है ह्यूमन माइंड का। मैंने आपको कल बताया कि माइंड के कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, द कॉन्शियस, द सबकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि हमें खुद नहीं पता कि मेरे अंदर गलत क्या है। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ से अपनी करेक्शन कर लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं टाइम किस तरह से मैनेज करूँ तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। और अनकॉन्शियस का ऑपोजिट क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड का ऑपोजिट होता है अवेयरनेस। तो हम फिर क्या करते हैं, या एक पोइट का क्या काम होता है कि वो जो अनकॉन्शियस रिसेसेस ऑफ माइंड होती हैं वो वहां तक पहुंचता है, इंसान को बताता है कि देखो तुम ऐसे कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सही। तो अब क्या है, लाइफ जो है वो परपेचुअल जर्नी है एक अनकॉन्शियस रीजन्स ऑफ ह्यूमन माइंड का। ठीक है, एक अनकॉन्शियस रीजन ह्यूमन माइंड के, अनकॉन्शियस रीजन यानी कि वो जो अनअवेयर है जिन चीज़ों से, वो उसका परपेचुअल जर्नी है। उसके अनकॉन्शियस रीजन्स ऑफ माइंड में वो परपेचुअल जर्नी चलता चलता जा रहा है, विच ब्रिंग्स अ न्यू पर्सपेक्टिव ईच टाइम एन एक्टिविटी इज स्टार्ट। और वो एक न्यू पर्सपेक्टिव लेके आता है उसके माइंड के अंदर। उसका माइंड टोटली अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, फिर हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं और वो हमारे उस अनकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, और या तो हम हार मान लेते हैं या हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। द पोएम शोज द पोएट सिटिंग ऑन अ ट्रेन हेडिंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। एक पोएट है जो कि बैठा है एक ट्रेन के अंदर और वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, मंजिल की तरफ जा रहा है। He is not alone. There is a little girl who attracts his attention, but only for a short time, because later the people and scenes in and around the train capture his imagination. वो बच्ची अकेली नहीं है वहां पे, क्योंकि बाद में वहां के लोग और जो सीन्स होते हैं अराउंड द ट्रेन वो उसको उसकी इमेजिनेशन को, यानी कि पोइट की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं। ही फील्स इन रिलेशन टू एवरीथिंग अराउंड हिम।
और वो जो है अपने आप को, क्योंकि ही इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, नो मैन इज एन आइलैंड, सो वो अपने अपना रिलेशन जो है उसको फील होता है अराउंड एवरीथिंग, जो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं, हर चीज होती है, वो उसके उसके साथ उसको अपना रिलेशनशिप फील होता है। अकॉर्डिंग टू एशबरी, लाइफ इज इन मोशन, we spend our time in trains, boats and buses, and time is fleeting like these four wheelers. Time is precious and unique. अब जो मेन थीम आ रही है ना, वो यहाँ पे सबसे पहली बार टाइम जो है और लाइफ। ठीक है, पहले तो हमने लाइफ के बारे में पढ़ा कि लाइफ इज इन मोशन, एंड देन टाइम इन ट्रेन, बोट्स, बसेस, वो किस तरह से फोर व्हीलर्स, यानी कि टाइम जो है वो प्रीशियस है और यूनिक है, और मैलेटिक ट्रेन जो है वो क्या है, दैट इज द जर्नी ऑफ द टाइम। We come across various destinations, fall into confusion, which have repercussions on our memories. ठीक है, हम बहुत सी डेस्टिनेशन से गुजरते हैं, बहुत सी मंजिलें आती हैं हमारे सामने, बाज़ औक़ात हम कंफ्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं, और जिसका हमारी मेमोरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। ये जो मेमोरीज होती है ना, ये होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इज बेसिकली द मेमोरीज। ठीक है, क्योंकि चेन ऑफ थॉट्स होती है ना, तो चेन ऑफ थॉट आपकी मेमोरी के साथ भी इंटरेक्ट करती है। तो वी ऑफन रीच डेस्टिनेशंस नॉट डिजायर्ड बाय अस, तो हम अक्सर डेस्टिनेशंस ऐसी मंजिलों में पहुंच जाते हैं जो हमने हमारी डिजायर नहीं होती। मेलेडिक ट्रेन बिकम्स अ जर्नी ऑफ लाइफ, द फेसेस ऑफ पैसेंजर्स एंड व्हाट ऑल द टाइम इज गोइंग इन देयर माइंड। ये एक जर्नी ऑफ लाइफ है, फेसेस ऑफ पैसेंजर्स, और हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट लोग आते हैं, वो हमारे ऊपर क्या इम्पेक्ट डालते हैं। जैसे मैं आपको कहती हूँ, बेटा फिरौन तो आएगा ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं ज़िंदगी में जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं, उनके बिहेवियर्स भी आपको चेंज कर देते हैं। अब ये आपकी पॉजिटिविटी और आपकी नेगेटिविटी है जो कि वहाँ पे जाके रिएक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव है ना, तो आपके सामने बुरा इंसान आएगा, आप पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर आप नेगेटिव हैं इंटरनली, तो आपके सामने बुरा इंसान आएगा, आप उसको एक की चार सुना देंगे। तो क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो इंसान आते हैं, वो तो जैसे होते हैं सो वैसे ही होते हैं, हम उनके साथ उस तरह से बिहेव करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। ठीक है, एंड बट ऑल द टाइम इज गोइंग इन देयर माइंड। The poem is a nice piece of poetry full of thought-provoking ideas. It is a realistic presentation of town life. It is a blend of subjective and objective view. किसका view? Subjective and objective view आ गया। ठीक, तो सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव व्यू हमें, इट इज जस्ट अ पोएम बट हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर अस in such cinematic approach before our eyes that we feel a part of the whole train experience physically and spiritually. The poet has taken watch, travel, pipe, taxi, and destination as the raw material for the production of the poem, and conveys the humdrum routine of town dwellers in many perspectives. और poet जो है वो watch को देखता है, ट्रैवल करता है, अभी आगे जाके देखते हैं पाइप भी आएगा भाई, टैक्सी है, डेस्टिनेशन, और ये सारा एज द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पोएम वो कन्वे करता है किसको, हमड्रम रूटीन ऑफ लाइफ को। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्रिटिक ऑफ मेलोडिक ट्रेन्स क्या है यहाँ पे। द पोएम शोज मेलोडिकली sounding related series of thoughts there are developing in your mind. अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुंचे थे कि वो कहता है कि ये जो है एक क्रिटिक है मेलोडिक ट्रेन्स, यानी कि इसकी आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर रहे हैं। द पोएम शोज मेलोडिकली साउंडिंग रिलेटेड सीरीज ऑफ थॉट्स दैट आर डेवलपिंग इन योर माइंड। ठीक है, एक सीरीज ऑफ थॉट्स है जिसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम चेन ऑफ थॉट्स कहते हैं। इसी को सीरीज ऑफ थॉट्स कहा जाता है, और यही बेटा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है कि एक थॉट से दूसरी तरफ और दूसरी थॉट से तीसरी थॉट की तरफ, और ये डेवलप होती है हमारे माइंड में। They are called melodic trains for they have the power to transform the minds of people from some ordinary experience to some particular। और ये इन्हीं को हम melodic trains कहते हैं। ठीक है, जब हम अपने जहन में, अपने माइंड के अंदर कुछ चेन ऑफ थॉट्स बनाते हैं, ठीक है, एंड देन फाइनली हम एक कंक्लूड करते हैं कि भाई मुझे अपनी लाइफ इस तरीके से गुजारनी है। ठीक है, या तो मैं अपनी लाइफ तबाह कर लूंगी उन चेन्स ऑफ थॉट्स की वजह से। ठीक है, कि जैसे वो सिल्विया प्लाथ जो है वो कहती है कि भाई ये बस
जो है ना ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। या फिर क्या होगा कि मैं उनको उन थॉट्स ऑफ माइंड को पिरोना शुरू करूंगी, तो फिर क्या होगा, फाइनली हम एक लाइफ की हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने माइंड्स को एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से टू सम पर्टिकुलर। ठीक है, तो हम अपनी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और फिर हम अपना एक पर्टिकुलर मकसद बनाते हैं कि नहीं हमें यूँ करना है। द पोएम इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और यही फाइन एग्जांपल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का। द पोएम शोज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट as they pass through a sensitive mind of the poem। ठीक है, अब वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट्स को शो करती है, जैसे हमारे माइंड्स के अंदर भी डिफरेंट थॉट्स जो हैं, सोचें आती है ना। और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती। ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे लोग स्कैटर्ड माइंडेड रहते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से लोगों के बीपीज हाई रहते हैं, ऐसे होता है। और ओवर थिंकिंग की वजह से सर में भी दर्द होता है। अगर हम इन थॉट्स को थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज कर लें और वक्त के हिसाब से सोचें, और अगर ये पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होता, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमें क्या करना है, उन एक्सपीरियंसेस को जॉट करके ना, और उसको कंक्लूड करना है, उसको एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बनाना है, ताकि हमारी लाइफ जो है वो रिफॉर्म हो सके, रादर देन कि हम सोच सोच के ही हलकान होते रहें। दो तरह के एटीट्यूड्स होते हैं ना लोगों के। तो यहाँ पे भी वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट्स का बता रहा है कि वो सेंसिटिव माइंड ऑफ पोएट से गुजरती हैं। अ पोएटिक माइंड हैज ग्रेट कैपेसिटी फॉर एसोसिएटिंग दिस सिमिलर एंड डिस्टिंक्ट थॉट। अब पोएट का जो माइंड है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो एसोसिएट करता है सिमिलर और डिस्टिंक्ट थॉट्स को। सही, आपको जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, मैं कुछ उससे रिलेटेड, कुछ पिछली पोएम से रिलेटेड, कुछ सिल्विया प्लाथ से रिलेटेड, उनको जॉट डाउन करती हूँ। क्यों जॉट डाउन करती हूँ, कभी सोचा है इसको? वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के थ्रू मैं उन सारी सोचों को, उन सारी थॉट्स को, उन सारी मेमोरीज को, कुछ मेरे एक्सपीरियंस, कुछ सिल्विया प्लाथ के, कुछ एंड्रीन रिच के, उनको जॉट डाउन क्यों किया जाता है थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? जस्ट ताकि हम क्या कर सकें, कि हम एसोसिएट कर सकें उन सिमिलर और डिस्टिंक्ट थॉट को, ताकि हम कोई फाइनल कंक्लूजन निकाल सकें और उस बात को, उन हालात को, उन सिचुएशंस को समझ सकें। दैट इज़ वाई द पोएम हैज़ मोर देन वन लेयर ऑफ मीनिंग। इस वजह से पोएम के मोर देन वन लेयर ऑफ मीनिंग है। बेटा बाहर The title itself suggests the thought process growing on within the poet's mind। और जो टाइटल जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, वो थॉट प्रोसेस जो कि पोइट के माइंड में ग्रो कर रहा है उसको वो सजेस्ट करता है। और जो आउटर जर्नी है इन हर रियल ट्रेन इज पैरेलल बाय अ सिंबॉलिक ट्रेन ऑफ थॉट। और वो जो आउटर जर्नी है उसकी रियल ट्रेन से, इन हिज रियल ट्रेन, वो पैरेलल किया है किसके साथ? सिंबॉलिक ट्रेन ऑफ थॉट्स के और मेलोडीज। ठीक है, अगर ट्रेन की कुछ जो है परपेचुअल जर्नी है वो चलता ही चला जा रहा है, वो तो इसी तरीके से लाइफ की भी कुछ थॉट्स एंड मेलोडीज हैं, उसके माइंड की, पोइट के माइंड की भी कुछ थॉट्स एंड मेलोडीज हैं, कुछ पोइटिक आइडियाज हैं जो कि रनिंग थ्रू द माइंड, जो कि रन होते हैं उसके माइंड के थ्रू। फिर डेवलपमेंट ऑफ थॉट देख लेते हैं। सबसे पहले है वैनिटीज एक्सप्रेस थ्रू अपीयरेंसेस। द वेरी शुरू में ही जो आपकी पहली थीम आती है वो वैनिटीज हैं, जो कि अपीयरेंसेस के थ्रू एक्सप्रेस होती है। द फर्स्ट थॉट ऑफ थीम प्रेजेंट इन द पोएम इज द एक्सप्रेशन ऑफ वैनिटीज थ्रू अपीयरेंसेस। व्हेन द लिटिल गर्ल इन द स्टैंजा आस्क्स द पोएट व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, अब वो कहता है कि आस्क मी व्हाट टाइम इट इज, evidently that's a toy wristwatch she is wearing for fun, and it is fun to wear other odd things like this briar pipe and to eat good। वो कहता है कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ और एक लड़की है, एक बच्ची है, वो मुझसे पूछती है कि व्हाट टाइम इज इट। एक्चुअली वो टॉय रिस्ट वॉच होती है और वो उसको दिखाते हुए उससे पूछती है कि भाई बताएं ये वक्त क्या हुआ है, ये टाइम क्या हुआ है। एक्चुअली वो बच्ची क्यों पूछती है उससे, वो उसने जस्ट फॉर फन पहना हुई है वो वॉच, और एंड इट इज फन टू वेयर अदर ऑड थिंग्स। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी जो है एक फन है हमारे लिए
ये और थिंग्स जो हैं, हम लोगों ने भी इसी तरीके से बहुत सी और थिंग्स होती हैं जो कि वेयर की होती हैं। उसके कहने का मकसद ये है कि जिंदगी एक्चुअली उसका कोई एम एंड एम्बिशन होता है, लेकिन हमने लाइफ को फन बना दिया है। हमारे लिए लाइफ जो है फुल ऑफ वैनिटीज, अपीयरेंसेस एंड अफेक्टेशंस है। ठीक है, हम दिखावे की दुनिया में रहते हैं। और फिर क्या वो कहता है, इट इज फन टू वेयर अदर और थिंग्स लाइक, मतलब जिस तरीके से उसने फन, एक फन के तौर पे उसने उसके स्कारलेट एनामल नेल्स हैं और रेड कलर के उसके नेल्स हैं, इसी तरीके से हम इंसानों ने, बाकी वो तो चले बच्ची है, लेकिन क्योंकि वो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी है, दैट्स व्हाई वो उसने उन अपीयरेंसेस को, उसने अपने डिसेप्टिव जो एटीट्यूड है उसका, वो उसने कहाँ से लिया, वो उसने इस सोसाइटी से लिया है। ठीक है, और इस सोसाइटी में क्या है, बजाय इसके कि हम प्रोडक्टिव बने, हम लोगों ने हर चीज को वेयर तो किया हुआ है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। एंड लाइफ इज अ परपेचुअल जर्नी, और जिसके अंदर अगर हम फन की दुनिया में रहते हैं तो एट द एंड हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, एट द एंड हमें फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो एक्चुअली अंदर नफ्स हमें तंग कर रहा होता है, अंदर जो हमारी सोल होती है ना, जो ज़मीर होता है, वो हमें तंग करता है कि आज तुमने दिन ज़ाया कर दिया है, आज तुमने सारा दिन व्हाट्सएप स्क्रॉल किया है, आज तुमने सारा दिन फेसबुक स्क्रॉल किया है। कभी आप स्क्रॉल करके देखें, थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, आप ज़रा अपने माइंड की कंडीशन गौर कीजिएगा। आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वाई? आपको एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी। हालांकि गुस्से में हम, फेसबुक, मोबाइल की शामत आती है सबसे पहले। ठीक है, या तो अम्मी को फ़ोन करके घर की कहानी बतानी होती है मैरिड ख़वातीन ने, या जो अनमैरिड बच्चियाँ होती हैं उनको अम्मी से डांट पड़ती है, वो कमरे में बंद करके मोबाइल खोल के व्हाट्सएप फेसबुक स्क्रॉल हो रहा होता है। तो लाइफ को हमने क्या बना लिया, फ़न बना लिया है। और वो कहते हैं इसी तरीके से और भी और थिंग्स हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जिसको हम एज अ फन एंड एज, जिसे कहना चाहिए वैनिटीज के तौर पे, अपेयरेंसेस के तौर पे हम लेते हैं। जिसमें एक ब्रायर वाइब है, ट्वीट कोट है, वो कहता है मैंने भी तो ब्रायर वाइब और ट्वीट कोट रखा हुआ है, और मैं भी उसी लाइफ का पार्ट हूँ। It is surprising how children satisfy their vanity with toy and fake objects. A little girl with scarlet enameled fingernails which cannot fulfill their need. ठीक है, और वो कहता है, वो बड़ा सरप्राइज, उसके लिए ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग होती है जब वो ये देखता है कि भाई एक छोटी सी बच्ची जो है वो सेटिस्फाई करती है अपनी वैनिटी को विद द टॉयज और फेक ऑब्जेक्ट्स के साथ। वो क्या कहता है, अ लिटिल गर्ल विद स्कारलेट एनामल फिंगर नेल्स, और वो क्या कहती है, आस्क मी व्हाट टाइम इट इज। वो उससे पूछती है कि भाई टाइम क्या हुआ है, और किसके थ्रू पूछती है, उसकी टॉय वॉच के थ्रू पूछती है, जो कि उनकी नीड तो पूरी नहीं करते, लेकिन क्या है कि उसने लाइफ को फन बनाया। द टॉय वॉच डज नॉट टेल द टाइम, इट इज नॉट ओनली चिल्ड्रन बट इट ऑल्सो डू द सेम एंड आर कॉट अप इन वैनिटीज एंड अपेयरेंसेस। हम लोग भी वैनिटीज और अपेयरेंसेस में पड़ जाते हैं। द पोएट डिस्कवर्स दैट द कलर ऑफ दिस हिज कोट रिजेंबल्स द कलर ऑफ ब्राउन माउंटेन्स, और फिर उसको लगता है कि भाई जैसे ये बच्ची है, इसने जो है ये पहना हुआ है, टॉय वॉच पहनी हुई है, और इसके भी स्कारलेट एनामल नेल्स हैं, जो कि उसने फॉर फन एंड अपीयरेंसेस और वैनिटीज के तौर पे उसने कैरी किया हुआ अपना ये जो भी उसका वेयर की हुई है ये सारी चीजें। तो वो कहता है इसी तरीके से मैंने भी तो कोट पहना हुआ है ना लोगों को दिखाने के लिए। तो वो फिर कहता है मेरा जो कोट है वो रिजेंबल करता है कलर ऑफ ब्राउन माउंटेन्स, इनफैक्ट जो कि the seams of his coat actually look like white path running down the slopes of mountain। वो कहते हैं कि उसके जो ड्रेस के ऊपर, उसके कोट के ऊपर जो सीम्स बनी होती हैं, जो zigzag लाइंस बनी होती हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से बनी हुई है जैसे स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स है। हिज थॉट्स ड्रिफ्टिंग टू हिज कलर्स। अब देखिए उसकी चेन ऑफ थॉट चेक करें, थॉट टू थॉट, एक सोच के बाद दूसरी सोच। His thought drifting to his clothes suddenly discovered that clothes are like mask hiding the reality। वो कहता है ये जो clothes है ना, ये वो मास्क हैं जो हाइड करते हैं रियलिटी को। जस्ट एज वन कैन नॉट फाइंड आउट द रियलिटी अंडर द क्लॉथेस, वी कैन नॉट फाइंड द रियलिटी ऑफ द अपीयरेंसेस। एक इंसान अगर क्लॉथेस के अंदर की रियलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकता, इसी तरीके से हम भी अपीयरेंसेस के अंदर क्या रियलिटी छुपी है हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। द थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी एंड द वैनिटी इज टू सेटिस्फाई वन सेल्फ ऑन फेक फाउंडेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, और स्टार्टिंग स्टैंजा से ही क्या होता है, ये थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी और वैनिटीज के इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करता है ऑन फेक फाउंडेशन। हमारी फेक फाउंडेशंस हैं और हम अपने आप को उस पर सेटिस्फाई करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग।
और डिलाइट इन सीमिंगली, आप देखें ना हमारे घर में, मैं अक्सर एक मिसाल देती होती हूँ कि घर में कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तो माएँ बच्चों को क्या कहती हैं? माएँ बच्चों को कहती है, देखो अंकल और आंटी के सामने मेरी बेइज्जती मत करवाना, उनके सामने तुम लोगों ने लड़ना नहीं है। हम उनको ये नहीं बताते बेटा ये गलत बात है, मेहमान आ रहे हैं, यू हैव टू बिहेव नॉर्मली ना। और फिर अगर कोई नेक आंटी आ जाती है, कोई दुपट्टे वाली आंटी आती है, बेटा वो फलानी नाच सुना दो, चलो सूरतुल कौसर सुना दो। और जब कोई थोड़ी मॉडर्न आंटी आती है, चलो बेटा जरा डांस तो करके दिखाओ, जरा तुम थोड़ा सा गाना शाना सुनाओ, जरा आंटी को वो फलानी इंग्लिश पोएम तो सुनाओ। तो क्या होता है कि हम इनिशियल लेवल पे ही अपने बच्चों को वैनिटीज और डिसेप्टिवनेस सिखा रहे होते हैं कि किसके सामने तुमने किस तरीके, यानी कि इंसानों के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। आप सोचें कि हम जब किसी कुरान क्लास में जाते हैं, किसी रिलीजियस या जो भी सेरेमनी पे चले जाते हैं, हम कैसे, हमारा गेटअप कैसा होता है? अच्छा, वही खवातीन जब किसी शादी पे होती हैं तो वो जिस तरीके से उनके बिखरे हुए बाल और हैवी मेकअप, वो दुल्हन तो बैठी होती है, बाकी लोगों का मुझे समझ नहीं आता इनको क्या हो गया, तो उसकी तो शादी है, तो वो तो इसलिए तैयार होके बैठी है, बाकियों का मुझे समझ नहीं आती इनको क्या हो गया, और क्या ये वही खवातीन है जो उधर मुझे कुरान क्लास में मिली थी? तो एक्चुअली दैट इज द डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी कि वी बिहेव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि हमारी अपनी कोई एक जात नहीं है। वी हमारे जो गेटअप्स हैं वो ओकेजन टू ओकेजन चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी फेक फाउंडेशंस हैं, यानी कि हमारी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, हम तो लोगों के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। तो जो इंसान लोगों के हिसाब से बिहेव कर रहा है, क्या उसकी कोई अपनी पर्सनैलिटी है? तो वो यहीं पे वो बात करता है कि डिलाइट इन सीमिंगली ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्पेशल यूनिटी इज व्हाट एसोसिएट्स द एल्डर विद द यंगर्स। तो वो कहता है कि ये कौन सा डिलाइट है, ये सीमिंगली ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है विदाउट एनी स्पेशल यूनिटी। मैंने कहा ना, फिर तो हमारी स्कैटर्ड पर्सनैलिटी हो गई ना कि उसके सामने ऐसे बिहेव करना है, फलाने के सामने ऐसे बोलना है। इवन मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर मेहमान आते हैं, हम उनको कहते हैं आए जी आए, आपका इंतजार था, आए बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। अभी बच्चे घर में एंटर हो गए हो, आगे तुम दिमाग खाने, पता था मुझे तुम लड़ाई करोगे, पता था मुझे तुम लोग यूं करोगे। अब आप बिहेवियर चेक करें हम खवातीन का किस तरह का होता है। हालांकि वो जो हमारा बच्चा है वो सबसे ज्यादा उसका हक है, किसी मेहमान से ज्यादा मेरे बच्चे का मेरे पे हक है कि जब वो आए तो मैं उसको हक करूं, मैं उसको प्यार से बिठाऊं या सो। और मैं, हम क्या कहते हैं, ओहो आज कोरोना की वजह से ये छुट्टी जो हो गई है ना, मेरे बच्चे तो मेरा दिमाग ही खा गए। और कभी हमने सोचा ये सेंटेंसेस हमारे बच्चों के जहन पे कितना नेगेटिव इफेक्ट डालते होंगे? तो क्या है कि, और इसी तरीके से अगर कोई और आ जाए, कोई बाहर से बंदा आ जाए, हाँ जी जी कैसे, हमारी टोन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट हो। सेम इज द केस विद आवर बहन भाइयों के साथ हम किस तरह से बिहेव करते हैं, और आउटसाइडर्स के साथ हम ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। हालांकि हमारे खून के रिश्ते ज़्यादा डिजर्व करते हैं कि हम उनको बताएं। बहन ने कुछ कह दिया तो हम सो सुना देते हैं, और बाहर की खातून ने कुछ कह दिया तो हाँ 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 ठीक ठीक, नहीं नहीं आप तो ऐसे ही गुस्सा हो गए जी, आप ऐसे ही गुस्सा हो गए, तो नहीं 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 कोई मसला नहीं, ऐसे हो ना, हाँ जी हाँ जी। तो ये हमारे एटीट्यूड्स हैं। इट मीन्स कि हमारी फेक फाउंडेशंस हैं। हम अगर बाहर के लोगों के साथ इतना अच्छा बिहेव कर सकते हैं, तो हम अंदर के लोगों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये एक डिलाइट, और हमें इन चीजों में मजा आ रहा होता है। सही। तो क्या है कि डिलाइट इन seemingly beautiful object without any special unities was associate the elder with youngest because psychologically they are the same. Basic instinct at all levels remain the same all over the world regardless of race, age, region और nation. और जो basic instinct है all at all level, वो बिल्कुल वैसी होती है all over the world regardless of age. ठीक है, race, age, region और nation. But it is very difficult to understand human psychology only by appearance. और ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें ऑन दी अपेयरेंसेस। हम पीपल कॉन्शियस हैं, हम अल्लाह कॉन्शियस नहीं है। अगर हम एक सजदे पे आ जाएं तो बेटा लोगों से हम डरना छोड़ देंगे, हम लोगों से डर के हिसाब से बिहेव करते हैं।
ठीक है। तो एज फार एज द पेरेंट्स आर कंसर्न वी आर ऑल चिल्ड्रन, और अगर पेरेंट्स की बात आए तो हम सब बच्चे ही हैं। किसके सामने किस तरीके से डिफरेंटली बिहेव करना है। दिस इज द ओनली वन ऑफ द आइडियाज एंड फीलिंग्स दैट पोएट एक्सपीरियंसेस व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन। और ये जो है वो आइडियाज और फीलिंग्स हैं जो पोएट एक्सपीरियंस करता है जब वो ट्रैवल करता है ट्रेन के ऊपर। The process of meditation and meaning in life, though melodic train is very secondary work. अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन तदब्बर और तफक्कर, मेडिटेट करना अपने आप को। और मेडिटेशन में बेसिकली क्या होता है, हम तदब्बर और तफक्कर करते हैं और हम मीनिंग ऑफ लाइफ जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम तदब्बर और तफक्कर करने वालों को हिदायत देते हैं। अल्लाह ताला तजस्सुस करने वाले को हिदायत नहीं देता। अल्लाह किसको हिदायत देता है? अल्लाह तदब्बर और तफक्कर करने वालों को हिदायत देता है जो अल्लाह की कायनात में मसलहतें ढूंढते हैं। ठीक है, जिनको जो है इल्म मिलता है, एक्चुअली वो तदब्बर और तफक्कर और मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं। ठीक, तो दो मेलोडिक ट्रेन इज एशबरी सेकेंडरी वर्क, yet it has hailed as marvelous by David Bromwich and great by Hollander. Hollander ने इसको great कहा और David Bromwich ने इसको marvelous कहा. The poem is highly personal and in the word of Hepburn throws the reader out of the poem. According to one critic, the poem suggests the premise of this marvelous poem is a journey around New York City. और क्या है इस ये जो premise है इस marvelous journey का, ये क्या है? That is मार्वलस ऑफ दिस मार्वलस पोएम वो जर्नी है जो कि अराउंड न्यूयॉर्क सिटी है। एक अर्बन लाइफ जो है उसको एक्सप्लोर किया गया है, एक शहरी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा सटायर कर दिया। द ओपनिंग मेटाफर ऑफ दैट म्यूजिक व्हिच सेट्स द पोएट in meditation and finds meaning in life. The main purpose in life seems how to live and what to do. किस तरह रहना है, किस तरह जीना है, and what to do और क्या करना है. The process of meditation begins when a little girl asks the poet time. The poet is attracted toward the jagged peaks of mountain by the seams of his coat and later caught up in the humdrum of everyday life. Rather than a meaning of poet finds confusion, crowds and tensions everywhere. A sense of entrapment encapsulates us. We find surrounding by troubles all around us and find no way out. The Pisa figure ultimately end this process of meditation and life seems a perpetual struggle against the odds of society. ठीक है, और वो जो टॉवर पीसा है, ठीक है, पीसा बेसिकली टॉवर है जो कि इटली में है, और वो क्या करता है, फिगर करता है अल्टीमेटली एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इन लाइफ। इस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन को एंड करता है। और क्या है कि लाइफ जो है क्या है, एक परपेचुअल स्ट्रगल है अगेंस्ट द ऑड्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जिंदगी बेटा एक परपेचुअल स्ट्रगल है ऑड्स ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि हमारी सोच के मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। जो हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज द ऑड्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एंड द थिंग जो जिस इंसान के अंदर इमोशनल इंटेलेक्ट होता है वो उसको सब्र और शुक्र के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको हैंडल कर लेता है। एंड वी कीप ऑस्किलेटिंग बिटवीन द कॉम्प्लेक्स बिगिनिंग एंड पीसफुल एंड समटाइम्स पीसफुल बिगिनिंग एंड कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टर्बिंग एंड। वो कहते हैं ना कि किसी का इब्तदा अच्छी हो जाती है, किसी का इख्तिताम अच्छा हो जाता है ना। तो वो यहाँ पे भी वो यही कहते हैं कि जो लाइफ है ना, हम लोग जो हैं हम ऑस्किलेट होते हैं। ठीक है, ऑस्किलेट मीन्स के जैसे आप ऑस्किलेट इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना, तो वो जो है हम उसके दरमियान चलते रहते हैं बिटवीन द कॉम्प्लेक्स बिगनिंग। या तो हमारा शुरू बहुत मुश्किल होता है और पीसफुल एंड होता है, या समटाइम्स पीसफुल बिगिनिंग होती है और कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग एंड होता है। और सिंबॉलिक एलिमेंट मेलोडिक ट्रेन्स में क्या है? एज द ड्रामा ऑफ लाइफ ओनली द वेट इन सिचुएशन इज वेग एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, और वो कहता है कि वहाँ पे जो वेट है स्टेशन पे वो बहुत ज़्यादा वेग है और dimensionless like oneself. How do they decide how much time to spend on each? अब वो जो वेट होता है ना वहाँ पे स्टेशन पे हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली यहाँ पे इम्पेशेंट एटीट्यूड दिखाया जा रहा है लोगों का, जो कि वो स्टेशन पे शो कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कल आपको कहा ना कि इंसान बड़ा, कुरान में लिखा अल्लाह ताला ने, इंसान बड़ा नाशुक्रा है, इंसान बड़ा जल्दबाज है। इंसान के अंदर जो है ना एक सेंस ऑफ अथॉरिटी है
इंसान कहता है नहीं जी नहीं, मैं ना शुक्रा नहीं हूँ, मैं जल्दबाज, मेरे जैसा तो कोई अच्छा इंसान ही कोई। हम्म, ठीक है। तो हमारी कुछ इस तरह की सोच होती है, क्योंकि इंसान उसके अंदर क्या है, उनके उसके अंदर जो है ना एक सेल्फ डिफेंस भी है। जैसे बच्चे के सामने आप आ जाए ना, माँ आ जाए और वो फौरन से उसके हाथ में मोबाइल होता है, तो छोटा बच्चा होता है, आप उसको जरा नोट करें उसकी नेचर कैसी होती है, फौरन पीछे से, नहीं मामा मैंने तो नहीं उठाया। सेम इज द केस, जब अल्लाह हमें कुरान में कहता है कि तुम लोग नाशुक्रे हो, क्योंकि हमने तुम्हें नाशुक्रा बनाया, ठीक है, हमने इंसान को नाशुक्रा बनाया, हमने इंसान को जल्दबाज बनाया। हम कहते हैं नहीं हम तो ऐसे नहीं है, हम तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे से तो ज्यादा समझदारी कोई नहीं। तो दैट इज द सेम थिंग, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इंसान इम्पेशेंट है, ठीक है। तो हाउ डू डिसाइड हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन ईच अदर। अब क्योंकि वो इम्पेशेंट है, वो कह रहा है भाई जल्दी जल्दी सारा कुछ हो गया, तो हाउ डू दे डिसाइड, जब उनके अंदर इतना इम्पेशेंस हमारे अंदर आ जाता है, हम इतने पैनिक में होते हैं, तो क्या इतने पैनिक में ये पॉसिबल है कि हम कुछ डिसाइड कर पाएं कि हमने आगे क्या करना है। तो वन बीइंग टू सस्पेक्ट देयर इज नो रूल, और किसी को ये शक होने लग जाता है इस मुल्क में तो कोई कानून ही नहीं है, इमरान खान ने तो पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया, और दैट इट्स अप्लाइड हैप्पीजली। या फिर ये, फिर हम क्या कहते हैं, हम हुकूमत को जो है ना वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सही। तो क्या हम इस सोसाइटी का पार्ट नहीं है? हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हम एक ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारे साथ जो भी होता है हम नहीं मानते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान के साथ जो बुरा होता है वो उसकी अपनी की हुई होती है, और जो अच्छा होता है वो हमारी ब्लेसिंग है, अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मेरे साथ अच्छा हो गया। लेकिन जो बुरा है वो मेरी अपनी वजह से होता है, हम मानते नहीं है, हम कहते हैं नहीं उसने, मैंने कहा ना इंसान जब पैदा होता है सेल्फ डिफेंस उसके अंदर होता है, ठीक। और सुरागे जिंदगी, जैसे मैं कहती हूँ ना अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तो ढूंढे ना अपने अंदर कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों ये ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेन टेक्स टर्न लाइक अ पेंसिल, उसके बाद क्या होता है, ट्रेन एकदम से टर्न लेती है एक पेंसिल की तरह। द पोएट एक्सपीरियंस दैट लाइफ टू इज लाइक अ ट्रेन फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड रनिंग टू इट्स डेस्टिनेशन डेथ। As in an ordinary journey, the train stops at various stations for brief moments. We also pause at state of life before turning into new direction. कभी कभार बेटा हमें जिंदगी के कई मराहिल पे रुकना पड़ता है, स्पेशली मैं लेडीज को कहूँगी। बेटा लाइफ में एक औरत की कई डेस्टिनेशंस, कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं, हमें बाज़ औक़ात बैक गियर्स भी लगाने पड़ते हैं। जब सामने पहाड़ आ जाए और आप गाड़ी में सवार हो तो आप क्या करेंगे? पहाड़ पे या ना तो गाड़ी मार दी जाती है, ना वहाँ पे गाड़ी रोक दी जाती है। मैं कहती हूँ इसको कि ना तो गाड़ी ठोक दी जाती है, ना ही गाड़ी रोक दी जाती है। या तो हम टर्न लेंगे या हम बैक गियर लगाएंगे, और बाज़ औक़ात हमारा एक बैक गियर हमारी गाड़ी की स्पीड को कहीं आगे ले जाता है। ऑल तो वो बैक गियर फॉर द टाइम मोमेंट हमें बड़ा ऑड लग रहा होता है, लेकिन वो बैक गियर बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी का सबसे कामयाब बैक गियर्स होते हैं। तो ये जो आपको हम किताबें आप पढ़ते होंगे ना कि सिर्फ आगे ही जाना है बेटा, सिर्फ आगे। आप एक गाड़ी को देख लें, गाड़ी कभी भी सीधी आगे नहीं जा रही होती, एक ही स्पीड उसकी नहीं होती, कभी फर्स्ट गियर पे होती है, कभी सेकंड गियर पे होती है, कभी थर्ड पे होती है,